वेलकम आईआईट्रिक्स। मैं अजय महतो आज आप लोगों को बिहार स्टेट 2020 में होने वाले एग्ज़ाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेकर आए हैं, जिसमें पेडागोजी और अदर स्किल्स के 50 क्वेश्चन होंगे। ये आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी है। यह 50 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन होता है। जो 50 क्वेश्चन हुआ है, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सभी क्या करेंगे, कॉपी पेन ले लेंगे और एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर बांटने की कोशिश करेंगे। हम क्वेश्चन देंगे, उसी के बाद आपको आंसर बताना है कि आपका आंसर कितना सही हुआ। इससे ये पता चलेगा कि 50 क्वेश्चन जो दिया जाएगा इसमें आपका कितना सही हुआ, और इस तरह से अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखते हैं हम इसका थोड़ा सा आगे हम पहले सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या दिया जाएगा। देख लीजिए 50 क्वेश्चन में आपको हम सबसे पहले देंगे हम पेडागोजी, जो 10 क्वेश्चन का होगा, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, मैथ्स 10 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन रहेगा और सोशल साइंस से 10 क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 1 में। इसी तरह से आगे भी सेट 2 सेट 3 में भी इसी तरह से पैटर्न रहेगा, जो सभी के लिए जो कॉमन होता है क्वेश्चन वो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, विकास हमेशा रेखीय होता है। बी में है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सी में है विकास की सही प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है। और डी में है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो इसको आप लोग देखिए और बनाइए, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो हम बताते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है आपका डी नंबर से इसका सही आंसर है। डी, सभी की विकास दर समान होती है। सभी की विकास दर समान होती है। तो देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक जिम्मेवार है? ध्यान रखिएगा, कौन सा कारक जिम्मेवार है। सही आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। ए, माता पिता के मनोवृत्ति, बुद्धि, नस्ल, स्थान। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए कौन सा कारक जिम्मेवार है? कौन सा कारक जिम्मेवार है? ए ऑप्शन है माता पिता के मनोवृत्ति, बी में है बुद्धि, सी में है नस्ल, डी में है स्थान। तो सही आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर होगा आपका ए, माता पिता की मनोवृत्ति। सही आंसर क्या है? माता पिता की मनोवृत्ति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। यह मानी जाती है, कब तक मानी जाती है? मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। यह कब तक मानी जाती है? देखिएगा 10 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, 40 वर्ष तक, 50 वर्ष तक। चलिए अपना आंसर बना लीजिए, इसका क्या होगा। 10 वर्ष तक है कि 18 वर्ष, 40 वर्ष और 50 वर्ष? इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। देखिए सही आंसर अब क्या आपका 18 वर्ष तक। 18 वर्ष तक क्या होता है, मानव की अभिवृद्धि और एक निश्चित आयु तक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 में क्या रहा है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। डिसलेक्सिया देखिए किससे संबंधित होती है। डिसलेक्सिया जो है वो किससे संबंधित होती है। ए नंबर में है सुनने से, बी में पढ़ने से, सी में बोलने से और डी में बोलने और सुनने दोनों से। तो अपना आंसर बना दीजिए, इसका क्या होगा। देखिए सही आंसर इसका देखिए क्या होगा।
तो सही आंसर है बी, पढ़ने से। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। अधिकांश बालक क्या है? अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। कब तक? कितनी आयु तक? देखिएगा 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में। चलो बताइएगा इसका कौन सा सही आंसर होगा। देखिएगा सही आंसर इसका क्या है? बी, 4 वर्ष की आयु में। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं? 4 वर्ष की आयु तक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं, मतलब अपनी घरेलू भाषा जो होती है वो सीख लेते हैं। 3 से 4 वर्ष के तक बच्चे क्या करते हैं? अपनी सारी भाषाएं सीख लेते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन। समाजीकरण का सर्वप्रथम और शक्तिशाली अभिकरण है। समाजीकरण कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? घर से, समाज से, विद्यालय से, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइएगा इसका क्या होगा? घर से, समाज से, विद्यालय से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? देख लीजिएगा, घर से। क्या होगा? घर से। घर से इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में भिन्न होते हैं। तो सही आंसर क्या है बताइएगा? विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, विकास की दर, विकास क्रम। तो सही आंसर बताना है क्या होगा? सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विकास की दर। विकास की दर। क्वेश्चन नंबर 8। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है। व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या कारण है? वो कारण बताना है व्यक्तिगत विभिन्नता का। ए, शारीरिक आधार, मानसिक आधार, व्यक्तित्व के गुण और ये सभी। शारीरिक आधार, मानसिक आधार, व्यक्तित्व के गुण, ये सभी। सही आंसर बताना है क्या होगा? सही आंसर है डी, सभी। शारीरिक आधार भी है, मानसिक आधार भी है, व्यक्तित्व के गुण भी है। तीनों इसका मानसिक विभिन्नता का कारण है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार क्या है? देखिए क्या है? पहला वंशानुक्रम, बी में पर्यावरण, सी में आयु और बुद्धि, डी में ये सभी। बताना है व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार क्या है? वंशानुक्रम है, पर्यावरण है, आयु और बुद्धि है, ये सभी है। सही टिक कर लीजिए, इसका क्या होगा आंसर? देखिए इसका सही आंसर है डी, ये सभी है। वंशानुक्रम, पर्यावरण, आयु, बुद्धि, ये सभी क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार है। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या आ रहा है? वर्तमान समय में बुद्धि का मापन क्यों आवश्यक है? देखिए अपने स्क्रीन पर, वर्तमान समय में बुद्धि का मापन क्यों आवश्यक है? ए, पिछड़े बालकों के चुनाव हेतु, बी में है भावी सफलता के ज्ञान हेतु, सी में है बालकों के वर्गीकरण हेतु। इसका सही और आंसर है इसका नेक्स्ट ऑल, सभी। वर्तमान समय में बुद्धि का मापन क्यों आवश्यक है? वर्तमान समय में बुद्धि का मापन क्यों आवश्यक है? पिछड़े बालकों के चुनाव हेतु, भावी सफलता के ज्ञान हेतु, बालकों के वर्गीकरण हेतु, या सभी। सही आंसर बताइएगा इसका क्या होगा? इसका सही आंसर बी, भावी सफलता के ज्ञान हेतु। भावी मतलब आने वाले समय के, भविष्य के लिए क्या होता है? बुद्धि की मापन बहुत जरूरी है। ये तो था आपका पेडागोजी अब समाप्त हो गया। अब आपको लेके चलते हैं रीजनिंग की ओर। रीजनिंग में भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी आपको बनाना है और चेक करना है। देखिएगा आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब और कमेंट लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। नाम भी लिख के कमेंट में डालिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप कितने, आपका नाम क्या है और आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो देखते हैं रीजनिंग का अगला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन नंबर 11। डॉक्यूमेंट DOCUMEN, डॉक्यूमेंट को किसी कोड भाषा में ODDVNTE लिखा जाता है। डॉक्यूमेंट को ODDVNTNE लिखा जाता है। तब उसी भाषा में थर्सडे को क्या लिखा जाएगा? बताना है। जिस तरह से ये संबंधित है इससे, उसी तरह से थर्सडे निम्न से किससे संबंधित है, यह बताना है।
चेक कर लीजिए और क्या होगा। चलिए देखते हैं, हम बताते हैं आपको इसका क्या आंसर होगा। देखिए DOCUMENT, तो शुरू का 2 लेटर जो है देखिएगा उलट गया है। शुरू का 2 लेटर क्या हुआ है, OD उल्टा हुआ है। उसके बाद देखिएगा C में 1 बढ़ा है D हुआ है, U में 1 बढ़ा है V हुआ है, और M में 1 बढ़ा है N हुआ है, और लास्ट का 3 लेटर क्या हुआ, फिर उलट गया है। ठीक इसी तरह से हम भी काम करेंगे थर्सडे में। TH का उलट देंगे तो हो जाएगा HT, और U में 1 बढ़ाएंगे V, R में 1 बढ़ाएंगे S, S में 1 बढ़ाएंगे T, और लास्ट के 3 लेटर को हम उल्टा देंगे, देखेंगे YAD बनेगा। तो इस तरह से क्या बन गया देख लीजिएगा, HTV STYAD। किस ऑप्शन में दिख रहा है हमको, A नंबर में दिख रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा। सही से देख लीजिएगा। अगर इसको नोट करना चाहते हैं सभी लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और सही से बना लीजिएगा, जो कि एग्जाम में आने की संभावना रहता है, क्योंकि यहाँ मुख्य क्वेश्चन ही लेकर आया गया है प्रैक्टिस सेट में, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन रह सके, नहीं तो इस टाइप में क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो देखते हैं, अगर लिख पाते हैं वीडियो को रोक कर या पॉज करके भी आप दोबारा देख कर भी आप इसको नोट्स बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ए पंक्ति में आगे से 18वां, पंक्ति में आगे से 18वां मतलब क्या हुआ, शुरू से कोई ए है जो 18वें स्थान पर बैठा है। ये देखिए रैंकिंग का सवाल है। तथा बी पीछे से 16वां, मतलब दाएं से कितना, 16वें स्थान पर बैठा है बी। यदि सी आगे से 25वां, सी क्या है, आगे से 25वां है, तथा ए और बी के ठीक बीच है, आगे से 25वां है और क्या है, ए और बी के ठीक बीच में है, तब पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, टोटल लाइन में कितने लोग बैठे हैं, ये बताना है। 45 लोग हैं कि 46 लोग हैं कि 47 लोग हैं, 48 लोग, ये आपका आंसर बनाना है। चल बन जाए तब से ठीक है, नहीं तो हम चलिए बताते हैं इसका सही आंसर क्या है। एक देखिए क्या है, पंक्ति में आगे से 18वां, आगे से 18वां, देखिए यहाँ क्या है, ये 18वें स्थान पर ए है, क्या है, 18वें स्थान पर, और पीछे से भी कितना है, 16वें स्थान पर, और सी जो है कितने, 25वें स्थान पर है, जो दोनों के ठीक बीच में है। ठीक बीच में है कहने का अर्थ 18 और यहाँ 25, बीच में कितने होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन बीच में कितने होंगे, 6 लोग, तभी होगा 18 6 25, 18 6 24, एक को दिए 25, तो यहाँ 6 लोग हैं। इससे ठीक यहाँ भी 6 लोग होगा, 25 31, ये कुछ 32, ये हमारा फिगर बन गया। अब देखेंगे टी मतलब होता है टोटल, पूरे पंक्ति में कितने लोग, उसका फॉर्मूला होता है a + b - 1, मतलब दोनों छोरों का योगफल -1 क्यों घटाते हैं देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो व्यक्ति बैठा है उसकी 2 बार काउंट हो जाती है, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से, इसलिए एक बार घटाते हैं। हो जाएगा टी टोटल बराबर a + b - 1, ए मान लीजिए 16, बी मान लीजिए 32, किसी को ए किसी को भी मान सकते हैं। 16 + 32 कितना होगा, 48 में से 1 घटेगा 47, सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर कितना, 47, सही से देख लीजिएगा। तो देखते हैं अगला, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश की तरह क्रम से सजाया जाए, शब्दकोश मतलब होता है डिक्शनरी, शब्दकोश का अर्थ क्या होता है, डिक्शनरी। अगर ये शब्दों को डिक्शनरी में लगाया जाए तो कौन सा शब्द अंत में आएगा, कौन सा शब्द अंत में आएगा। तो देखते हैं डिसीव है, DECIV, डिक्शनरी में क्या चेक करते हैं, अल्फाबेटिकल होता है, अल्फाबेट का देखते हैं। देखिए DE मिलाते हैं, ऑप्शन छाटेंगे तो सब में DE है, उसको देखेंगे CECI, पहले CE होता है उसके बाद CI होता है, तो हमको पहले नहीं, हमको लास्ट लेना है, तो CE वाला को छोड़ देंगे। क्या करेंगे, CE वाला को छोड़ देंगे, क्योंकि फर्स्ट या सेकंड हो सकता है, हमको लास्ट चाहिए। अब देखेंगे CI और CI में, इन दोनों में कौन सा लास्ट में आता है, पहले CI मैच कर रहा है, रहने देंगे, पहले D आता है, पहले P आता है, पहले D आता है, तो D वाला थर्ड हो सकता है, और लास्ट में क्या होगा, P वाला, तो सही आंसर हो जाएगा D नंबर। चलिए फिर से देख लीजिए,
DE सब में मैच कर रहा है तो उसको आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। CI तो पहले CE होता है तो पहले रखेंगे, दोनों में से CE वाला कोई सेकेंड फर्स्ट और कोई सेकेंड हो सकता है। हमको फर्स्ट सेकेंड नहीं, हमको फोर्थ चाहिए। तो देखते हैं CI में से DE है और PH है तो पहले कौन होगा D, थर्ड होगा ये, और ये क्या हो जाएगा 4। हमको लास्ट लेना था, सही आंसर हो जाएगा D नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका D आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई। अरुण क्या है, रोहित का पिता है, अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, रोहित माला का भाई है, माला आनंद की पत्नी है। तब आनंद और रोहित के बीच में क्या रिश्ता है, आनंद और रोहित के बीच में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता बताना है। देखिए और बनाइए क्वेश्चन, देखते हैं। अरुण रोहित का पिता है, देखिए अरुण AR, रोहित R से क्या है पिता, पिता अगले जनरेशन में है, ऊपर की ओर एरो दिया गया है और प्लस चिन्ह शो कर रहा है, ये पुरुष है, मेल है। अरुण क्या है, रोहित का पिता है। और आगे देखिए क्या था, रोहित माला का भाई है। रोहित क्या था आपका, रोहित माला का भाई है, भाई है तो एक ही जनरेशन में है इसलिए सीधी लाइन में देंगे। भाई है इसलिए एरो भाई की तरफ जाएंगे, किसका, माला का। माला लेडीज है इसलिए क्या होता है, माइनस चिन्ह दिया गया है। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, आनंद और माला आनंद की पत्नी है, माला आनंद की पत्नी। माला कौन है, आनंद की पत्नी है। फिगर बन गया, आनंद जेंट्स है। अब देखिए हमको देखना क्या है, रोहित और आनंद के रिश्ता। तो इसकी आनंद की माला क्या है, पत्नी, पत्नी का भाई क्या होता है, साला, पत्नी का भाई साला। इसका मतलब रोहित क्या, साला, आनंद जीजा। आंसर हो जाएगा जीजा साला, आंसर नंबर A सही है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। जैसे क्लू का संबंध मिस्ट्री से, वैसे ही वार्निंग का संबंध किससे है। क्लू, क्लू का संबंध मिस्ट्री मतलब रहस्य कह सकते हैं, कोई खोज हो सकता है, क्लू खोजते हैं, या रहस्य कह सकते हैं। उसी तरह से वार्निंग का अर्थ क्या होता है, डेंजर। किससे हो जाता है, डेंजर से संबंधित हो जाएगा। किससे, डेंजर से। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16। PT से भारी किंतु M से हल्का। देखिए क्वेश्चन बनाते समय करेंगे, भारी को नीचे, हल्का को ऊपर रख के बनाएंगे। PT से भारी किंतु M से हल्का है। N S और T से हल्का, N क्या, S और T दोनों से हल्का है, N ऊपर होना चाहिए। Q D से भारी है, Q क्या है, D से भारी है, D से भारी है मतलब Q क्या होगा, नीचे होगा D से, लेकिन N से हल्का, N से ऊपर होना चाहिए। S M से भारी है, S क्या है, M से भारी है, S क्या होगा, नीचे M से, S भारी है M से, M का होगा ऊपर। ये तो M भारी नहीं है, अच्छा भारी नहीं है, S M से भारी ऊपर रहेगा। इनमें से कौन सबसे भारी है, सबसे नीचे कौन स्थान होगा वो बताना है। तो देखते हैं पहले PT से भारी, P क्या है, T से भारी है, P T से भारी, T से नीचे, लेकिन M से भारी नहीं है, M से ऊपर होगा। अब देखते हैं आगे, N S और T से हल्का है, N क्या है, S और T से हल्का है। N जो है S और T से हल्का, लेकिन इसमें ST नहीं आ रहा था इसलिए हम साइड बना लेंगे। N क्या है, S और T से हल्का है तो N ऊपर हो जाएगा, लेकिन Q जितना नहीं है, हमने Q से नीचे रहेगा। आगे देखिएगा, Q दिया था, Q D से भारी है, हमने Q क्या होगा, नीचे रहेगा D से। फिर आगे देखिए क्या दिया हुआ था, S M से भारी नहीं है, S जो है M से भारी नहीं है, मतलब S क्या होगा, M से ऊपर, कहीं भी हो सकता है, S यहाँ बीच में हो सकता है या ऊपर हो सकता है, लेकिन M से ऊपर होगा। इतना तक कन्फर्म हो गया कि सबसे नीचे M है तो सबसे भारी M होगा, सबसे भारी क्या होगा, M होगा। इसको सही से देख लीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17।
एक व्यक्ति एक स्थान ए से 4 किलोमीटर जाता है, कहीं किसी एक स्थान से किसी व्यक्ति को 4 किलोमीटर चला जाना है। ये नहीं पता है कि उत्तर चलेगा पूर्व चलाना, जिधर चलाना हो आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, पहले चलता है कितना 4 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, जिससे वह बी पर पहुंच जाता है। ए तथा बी की न्यूनतम दूरी क्या होगी वह बताएं। क्या बताना है, ए और बी की न्यूनतम दूरी क्या हो। देखिए बनाते हैं, एक व्यक्ति स्थान ए से 4 किलोमीटर चलता है, तो सबसे पहले स्थान ए से 4 किलोमीटर हम चला देंगे, स्थान ए से 4 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद दाएं मुड़े और 6 किलोमीटर, दाएं देखिए घड़ी की दिशा चलता है, दाएं मतलब घड़ी दिशा में दाएं चलेंगे 6 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ता है, बाएं घड़ी के एंटी क्लॉक तो जाएगा ऊपर की ओर और 4 किलोमीटर स्थान बी पर पहुंच जाता है। तो देखिएगा ए और बी की न्यूनतम दूरी निकालना है, तो ये ऐसे करते हैं, इसको देखिएगा, इसको इस तरह से अगर मिला दिया जाएगा तो ये 4 यहाँ है 4 यहाँ, तो कितना हुआ, यहाँ दूरी 8 और ये हो गया 8 और ये दूरी कितना हो गया 6। तो कर्ण कैसे निकलेगा, ए बी बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 और 36 100 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा 10, ए की वैल्यू कितना हो गया 10। तो ए और बी की न्यूनतम दूरी कितना कहलाएगी 10 कहलाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। अगर 1997 में गणतंत्र दिवस रविवार को मनाया गया, तब उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था। अगर 1997 में का गणतंत्र दिवस कहने के बाद 26 जनवरी 1997 को अगर रविवार है, तो बताना क्या है आपको कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो देखते हैं इसके लिए, 26 जनवरी जो है 1947 को कौन सा रविवार है, और 15 अगस्त 1947 को निकालना है कौन सा दिन होगा। देखिए जनवरी में 26 दिन तो हो चुका है, तो बचा कितना हमारा 5 दिन, तो जनवरी को हम लोग 5 लेंगे। फरवरी में देखिए 28 दिन होता है, 28 में 7 से भागा देंगे, शेषफल कुछ नहीं आएगा इसलिए 0 लेंगे। मार्च में 31 दिन होता है, 7 से भागा देंगे, शेषफल 3 होगा, 3 लेंगे। अप्रैल में 30 होता है, शेषफल 2 आएगा, 2 लेंगे। मई में 31 होता है, 7 से भागा देंगे, शेषफल 3 आएगा। जून में 2 आएगा, जुलाई में 3 है। अगस्त में देखेंगे 15 अगस्त जाना है, तो 15 में 7 से भागा शेषफल 1 आएगा। सभी शेषफल को जोड़ेंगे तो कितना है हमारा 19 से फिर 7 से भागा देंगे, वो 7 से बड़ा है, शेषफल कितना आ जाएगा 5 प्लस 5 आया, मतलब हम लोग आगे की ओर रविवार से 5 दिन आगे बढ़ेंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा शुक्रवार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा शुक्रवार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। यदि प्ले का कोड, प्ले को 8123 RHYME का कोड है 49367, तब MALE का कोड क्या होगा। तो देखिए मिला लेना है हमको MALE, M का देखिए पीछे से M का कोड देखिएगा पीछे से दूसरा है, कितना हो जाएगा 6, तो 6 मैच कर रहा है सब में। A का देखिएगा इसमें दूसरा है तो 2 6 2 B नंबर मैच कर रहा है। फिर आगे भी चेक कर लेंगे, L का 1 और E का कोड हो जाएगा कितना 7, आंसर हो जाएगा 6217। कितना नंबर 19 का हो जाएगा B 6217। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। निम्न से भिन्न पद पहचानना है, कौन सा अलग है वह पहचानना है। कोड देखिए फर्स्ट और थर्ड और 5, क्या देखेंगे फर्स्ट थर्ड और 5 दो का अंतर देखिए, एक के बाद C होता है, C के एक के बाद E होता है, N के एक के बाद P के एक के बाद R,
ठीक है, किसी खास सीक्वेंस में आप देखते हैं बी नंबर, आई के एक के बाद के के बाद एन और भी के एक के बाद एक्स होता है, एक्स के बाद यहाँ जेड होना चाहिए, जो ये नहीं है, बी नंबर गलत है, अलग है। फिर मैच करते हैं सी में, के बाद एम के बाद एक ओ, एक्स के एक के बाद जेड के बाद बी, एफ के बाद एच, एक के बाद जे, एस के एक के बाद यू के बाद डब्ल्यू। तो ओड किया है हमारा बी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। रीजनिंग हमारा यहीं समाप्त होता है। अब हम आगे चलते हैं मैथ की ओर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में भी दीजिएगा कि आप कितने स्कोर कर रहे हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखते हैं मैथ का अगला क्वेश्चन 21 में देखते हैं। यदि समुच्चय से ए में 3 अवयव हैं, एलिमेंट हैं, बी में 3, 4, 5, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, आपको निकालना है ए गुना बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो बनाते हैं इसको। देखिए इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए बराबर, ए दिया हुआ है 3, नंबर ऑफ बी बराबर 3, तो निकालना क्या हमको नंबर ऑफ ए गुना बी। तो नंबर ऑफ ए गुना बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए गुना नंबर ऑफ बी बराबर 3 गुना 3, नंबर ऑफ 3 है, बी भी 3 है, कितना होगा 9। तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। रूट अंडर -4 गुना रूट अंडर 9 निम्न में से किसके बराबर है। देखते हैं तो रूट -4, तो रूट अंडर -1 का जो मान होता है आई होता है और आई स्क्वायर बराबर होता है -1, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो रूट 4 -4 का वर्गमूल तो 2 होता है, लेकिन रूट अंडर -1 का वैल्यू आई, इसलिए कितना हो जाएगा आई, और रूट 9 का कितना हो जाएगा 3 × 2 6 आई आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। यदि एफ एक्स बराबर 2 × 1 + sin x, तो एफ π/2 का मान क्या होगा। तो पाई का मान जानते हैं कितना होता है 180 डिग्री, तो एफ पाई जो लेंगे तो कितना हो जाएगा 180 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2 1 + sin x की जगह π/2 रखेंगे, पाई का मान 180 होता है, 180 में जगह 2 से भागा देंगे कितना हो 90 डिग्री, क्या हो गया 2 × 1 + sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 2 × 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 × 4, आंसर हो जाएगा 4। सही आंसर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। समीकरण x² + 16 बराबर 0 में x का मान क्या होगा। x का मान निकालना है इस समीकरण में, तो देखते हैं x² + 16 बराबर कितना होता है 0, x² + 16 इधर जाएगा क्या, और राइट साइड में -16 हो जाएगा, x बराबर रूट अंडर -16, तो 16 का वर्गमूल +-4 होगा, रूट निकलेगा तो, और -1 के लिए i, आंसर क्या हो जाएगा +-4 i। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 45 वर्ग सेंटीमीटर, आधार दिया है 15 सेंटीमीटर, त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या निकालना हमको संगत ऊंचाई निकालना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई, तो क्षेत्रफल दिया है 45, हाफ आधार 15, ऊंचाई निकालना है, तो 2 से गुना कीजिए 45 में 90/15 ऊंचाई बराबर 15 में 90 में 15 से भागा देंगे कितना होगा 6, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 6 हो जाएगा। सही से देख लीजिएगा। अब देखते हैं 26। समांतर श्रेणी AB में 3 5 7 ... का कौन सा पद 225, कौन सा पद निकालना है जो का 225वां होगा। तो बनाइए इसको, तो देखते हैं आगे। Tn बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 d, Tn बराबर क्या होता है a + n - 1 × d, जहाँ a क्या है पहला पद, n बराबर पदों की संख्या, d बराबर पदांतर डिफरेंस। तो Tn निकालना है, तो देखिए यहाँ पर Tn बराबर a + n - 1 d होता है, तो Tn दिया हुआ है आपको 225, पहली संख्या 3, n नहीं पता वही निकालना था, n - 1 × d, डिफरेंस कितने का है 2 का, तो 2 लिखेंगे। देखिए हम करते क्या आप, तो n - 1 2 × n - 1 3 इधर आएगा, तो 225 - 3 हो जाएगा,
n-1 बराबर या 2 नीचे आएगा, 225 में से घटाएंगे कितना होगा 222/2, n-1 बराबर 111, n बराबर कितना हो जाएगा 1 इधर जाएगा तो 112। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 112। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 27। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है 117 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी लंबाई दिया है 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई ज्ञात करना है। चौड़ाई कैसे निकालते हैं वो देखिए, आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल 117, लंबाई 13, चौड़ाई निकालना है। चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 117 में 13 से भागा देंगे तो 9 सेंटीमीटर। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 9 सेंटीमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। 10 और 12 का समांतर माध्य क्या होगा? 10 और 12 का समांतर माध्य बराबर होता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है। तो 10 12 कितना हो जाएगा 22, 22 में 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11। सही आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 29। किसी धनराशि का 15% 45 रुपया, 15% कितना 45 रुपया हो तो वह राशि ज्ञात करना है। देखते हैं x का 15% कितना हो जाएगा 45, x का 15% 45, x का मतलब होता है गुना 15% हटाएंगे तो उसके मतलब नीचे कितना 100 हो जाएगा। तो कटाते हैं 15 से अगर 45 कटाइए कितना हुआ 3, x बराबर कितना हो 3 गुना 100 बराबर 300। सही आंसर कितना हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। 4000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज निकालना है। देखिएगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ P गुना R गुना T बटा 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन था 4000 गुना 6 गुना 3 बटा 100, 2020 हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा कितना 40 गुना 6 गुना 3 गुना करने में 720। सही आंसर ए नंबर हो जाएगा 720। इस प्रकार आपका मैथ का 10 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब चालू होता है आपका साइंस का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। इसको सही से देखिएगा, मार्क कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट भी लिखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्न से कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल है? मतलब क्या हुआ पृथ्वी में अच्छी तरह से समाप्त होने वाला है। कौन सा है इसमें ध्यान रखिएगा, बताइएगा इसमें कौन सा है। कागज है, DDT है, एल्युमिनियम है, प्लास्टिक, कौन सा होगा? इसका सही आंसर आपका ए नंबर कागज होगा। कौन सा होगा? ए नंबर कागज होगा। क्वेश्चन नंबर 32। मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है किसको? मधुमक्खी का जो अध्ययन किया है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एपीकल्चर, बी में सेरिकल्चर, सी में हॉर्टिकल्चर, डी में इनमें से कोई नहीं। मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है बताइएगा आप लोग। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो एपीकल्चर। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। निम्न से कौन सा विद्युत का चालक है? विद्युत का चालक कौन सा है? कौन सा है? रबर, शुद्ध जल, लवण जल, बेंजीन। बताइएगा विद्युत का चालक कौन सा है? आंसर क्या है इसका? तो सी लवण जल। लवण जल क्या विद्युत का चालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34। एक फ्यूज तार के लक्षणों को पहचाना जाता है किससे? ए में न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक से, बी में उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक से, सी में उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक से, और डी में है निम्न प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक से। बताना आपको फ्यूज तार का लक्षण क्या होता है। बताइए फ्यूज तार का लक्षण क्या होता है? इसका सही आंसर देखिए क्या है? सी नंबर उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। फ्यूज तार क्या होता है? उच्च प्रतिरोधक और निम्न गलनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 35। माइका जिसे हम लोग अब्रक कहते हैं ये क्या है? ए में ऊष्मा और तथा विद्युत दोनों का सुचालक है, बी में ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक है, सी में ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का सुचालक है, और डी में ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक है। बताना है अब्रक क्या है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। ये हम लोग डी ऊष्मा का सुचालक है अब्रक तथा विद्युत का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 36। जल का घनत्व किस तापमान सर्वाधिक होता है?
जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर, -27 डिग्री सेल्सियस पर। बताइएगा सही आंसर इसका क्या होगा? जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? एक में यूरेनियम, बी में है लोहा, सी में है तांबा, डी में एल्युमिनियम। इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर क्या होता है? यूरेनियम। सही आंसर क्या है? यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 38। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल क्या होता है? ये अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए क्या होता है? शुद्ध जल। शुद्ध जल जो है आपका उदासीन होता है। सही आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। भारत के अनुपात में तो देखते हैं जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? कितना होता है बताइएगा? 1:8, 8:1, 1:2, 2:1। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? आंसर होगा ए नंबर, 1:8 होता है। क्वेश्चन नंबर 40। टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन के लिए संबंधित है? टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन के लिए संबंधित है? ए पौधे के लिए, बी जीव जंतुओं के लिए, सी कीड़ों मकोड़े के लिए, डी आनुवांशिक के लिए। तो बताइएगा आंसर क्या होगा? देखिए टिश्यू कल्चर किसके लिए है? तो डी आनुवांशिकी के लिए होता है। टिश्यू कल्चर किसके लिए? आनुवांशिक के लिए। आपका साइंस क्वेश्चन समाप्त होता है। अब देखते हैं सोशल साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी लिपि है? ए तमिल है, बी खरोष्टी, सी अज्ञात, डी ब्राह्मी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी लिपि है? कौन सा? सी आंसर हो गया अज्ञात। इसके बारे में पता नहीं है, इसको हम भावात्मक कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? चांदी, सोना, लोहा, तांबा। बताना है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? बताइएगा। चांदी है, सोना है, लोहा है, तांबा। इसका सही आंसर होगा डी तांबा। तांबा का प्रयोग किया गया था वैदिक युग द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43। बुद्ध का अर्थ होता है, क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा? बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ए नंबर, ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध का सही अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। अब देखते हैं 44। उस राज का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। कौशल, मगध, चंपा, अवंती। किसने क्या था देख लीजिएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी मगध। अब देखते हैं 45। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। उत्तर पूर्वी मानसून से कौन सा सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है वो देख लीजिएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सी तमिलनाडु। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी से सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में कौन सी राज्य लौटती मानसून से प्रभावित नहीं होता है? क्या होता है? मानसून से प्रभावित नहीं होता है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या होगा देख लीजिएगा। बी नंबर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? ए 14 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 10 वर्ष। इसका सही आंसर क्या बताइएगा? इसका सही आंसर होगा आपका ए नंबर 14 वर्ष। लेकिन पहले ये 10 वर्ष था, लेकिन 2005 में चेंज करके उसको 14 वर्ष कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48। किसके कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया है? किसके कार्यकाल में? इंदिरा गांधी, चरण सिंह, सी में राजीव गांधी, डी में मोरारजी देसाई। सही आंसर बताइए क्या होगा? किसके कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है? क्या सही आंसर होगा? डी मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 49। भारत में सामान एवं सेवा कर जीएसटी कब शुरू किया गया था? भारत में जीएसटी कब शुरू किया था? ए में 8 नवंबर 2016 को, बी में 15 अगस्त 2017 को,
सी में 1 जुलाई 2017 को, और डी में है 26 नवंबर 2017। तो सही आंसर बताइए क्या होगा। तो ए देखिए, भारत में जीएसटी कब चालू हुआ था, इसका सही आंसर होगा सी 1 जुलाई 2017 को हुआ था, 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीस्टार्ट का तात्पर्य क्या है। रीस्टार्ट का अर्थ क्या है। ए कंप्यूटर को पुनः चालू करना, कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद नहीं करना, सी में कंप्यूटर को बंद करना, डी में कंप्यूटर को पूर्ण बंद नहीं करते हुए पुनः चालू करना। रीस्टार्ट का अर्थ बताना है क्या है। ए में कंप्यूटर को पुनः चालू करना, बी में कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद नहीं करना, सी में कंप्यूटर को बंद करना, और डी में कंप्यूटर को पूर्ण बंद नहीं करते हुए पुनः चालू करना। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। सही आंसर है डी, कंप्यूटर को पूर्ण बंद नहीं करते हुए पुनः चालू कर लेना ही रीस्टार्ट कहलाता है। आपका ये समाप्त होता है, ये पार्ट जो है प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 खत्म होता है। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इससे आने वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे रहेगा। चलो थैंक यू, बाय।